यदि आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन इस बार करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी धमाकेदार खबर मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारे एक छोटी सी सिटी हिसार के अंदर नवीन जौहर जी ने, जिन्होंने 77 एडमिशंस दिए हैं 98 में से, 77 आउट ऑफ 98 क्वालिफाई करवाए हैं। तो इन पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के मालिक श्री नवीन जौहर जी, जवाहर नगर हिसार से, जिनके पास हिसार से ही नहीं, हरियाणा से और ऑल इंडिया से आज की डेट में स्टूडेंट्स आते हैं। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही धमाका किया था, उससे पिछले साल भी ऐसा ही धमाका किया था, और इस बार 77 आउट ऑफ 98 क्वालिफाई करवाए, जिसके अंदर 8 जेआरएफ एडमिशन भी हैं। जी नमस्कार नवीन जौहर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर सवाल भारत के पर। थैंक यू। सर, आपने 77 एडमिशंस इस बार दिए 98 में से, तो ऑल इंडिया से आपके पास बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज होती हैं उनकी, तो कैसे आप ये सब कुछ कर पाते हो? सबसे पहले तो मैं आपकी पर्सनैलिटी, आप इतने सादे मिजाज के हैं और वो सब कुछ, क्या आपका थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि लैंग्वेजेस का क्या मतलब, किस तरीके से आप इनको वो करते हैं, बार बार से इतनी दूर दूर से बच्चे जब आपके पास आते हैं तो? बच्चे ऑल इंडिया से मेरे पास आते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। बच्चे ऑल इंडिया से मेरे पास आते हैं, लेकिन वो अभी जैसे उड़ीसा से भी थे, उड़ीसा से भी रहे हैं, आसाम से भी थे, तो ऑल इंडिया से बच्चे हैं, पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी है, चंडीगढ़ से भी हैं, बिहार से भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक बात होती है कि बच्चों के जहन में एक प्यास है, और इधर मेरे जहन में एक प्यास है सिखाने की। तो जब हम कोई काम, जैसे मैं एक आपको बोलूं कि कंप्यूटर है, तो लैंग्वेज तो वो इंग्लिश है, लेकिन जब कंप्यूटर आपको दिखा दिया गया है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। तो वही बात है कि जब हम किसी काम को करने लगते हैं और उसमें डूबते हैं तो पीछे के तल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एक तल के ऊपर हम आ जाते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, उनका इकट्ठा रहना होता है, इकट्ठा खाना होता है, और मेरे को भी विश्वास नहीं होता। एक दो मेरे बच्चे पुराने होते हैं, वो बोलते हैं सर अब की स्टार्ट होता है तो कहते हैं जी अब की बार वाली क्लास पीछे वाली जैसी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका एक महीना निकलता है और एक महीने के बाद जो बच्चे मिलते हैं, तो जो बच्चे पुराने होते हैं वो लास्ट बार कह के गए थे मेरे को, कहता है जी उससे भी अब की बार तो बेटर हुआ है। तो क्या होता है, जब हम एक टारगेट लेकर के, सबके इंटेंशन से एक है, आपस में मिल के काम करते हैं, और जिस तरह से मैं करवाता हूँ उसमें एक दूसरे का कोलाब्रेशन चाहिए, तो वाजिब सी बात है कि आपस में प्रेम भी बढ़ता है, और सब्जेक्ट में जब बच्चे डूबते हैं तो राइज भी होता है, तो लेवल सबका पीछे के लेवल ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो आप इतने इतने अच्छे एडमिशंस के जो क्वालिफाई करने का जो आपका रिजल्ट्स है, कैसे कर पाते हैं आप? ये थोड़ा सा इसको प्लीज़। देखिए, इसका कोई स्पेशल मेथड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि 5 महीने मैं डूब करके निकलता हूँ। सिर्फ एक बच्चे को क्लास में टीच ही नहीं करना है कि भाई मेरा तो घंटा हो गया, मैं घंटे नहीं देखता हूँ कि कितने घंटा हो गया कितना नहीं। एक मेरे को ये इंजॉय आते। अगर आप ये बात नुसरत साहब अगर होते, उनसे पूछते, तो वो 12-12 घंटे की रियाज करते थे। तो वो क्या है कि जब हम डूबता हूँ उस चीज़ में, फिर बच्चे को सिर्फ एक ये पढ़ाना नहीं है कि आप सब्जेक्ट, मैं ये सोचता हूँ ये सब्जेक्ट उनकी लाइफ में जाए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे करके बात करूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे मोस्टली ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होगा। तो बच्चा जब मेरे पास आता है तो यूजीसी नेट का बहाना ले करके आता है, क्योंकि उसका रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उसका जो मेरा थॉट है, उसके अकॉर्डिंग उसका थॉट ये चेंज होता है कि यूजीसी नेट तो जो मैं करवा रहा हूँ उस टोटल का सिर्फ 2% है। यानी कि मैं एक बात कहता हूँ कि रघुराम राजन जी ने एक बात कही थी कि इस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोगों की बहुत कमी है। वो कमी इसलिए है कि हमारा जो एस्पेक्ट बन गया है, इवन इकोनॉमिक्स से मास्टर किए हुए स्टूडेंट की, इवन पीएचडी किए हुए स्टूडेंट की, कि वो हर चीज़ को अकाउंटिंग सेंस में सोचते हैं, वो उसको इकोनॉमिक्स की सेंस में नहीं सोचते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने एक एप्पल का फ़ोन ले लिया, तो एप्पल के फ़ोन का कॉस्ट अगर 60,000 रुपये है और आप उससे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, या आपने लैपटॉप ले लिया उसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो प्रोडक्टिव है, तो आपके 5 साल चलेगा, अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा। एक आपने 20,000 का लैपटॉप ले लिया, वो दूसरे महीने ख़त्म हो जाएगा। तो अकाउंटेंट तो इसको ये देखेगा कि वो 60,000 वाला महंगा है, लेकिन इकोनॉमिक्स का आदमी ये देखेगा 60,000 वाला सस्ता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है, आज भी मेरे सर से मेरी बात हो रही थी, मैडम से यूनिवर्सिटी के अंदर,
तो मैं यही बात उनसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आदमी सेंस अकाउंटिंग रखता है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका अकाउंटिंग सेंस चेंज नहीं हुआ है। तो जब बच्चों को मैं इकोनॉमिक सेंस पे लाता हूँ तो उनको लगता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर आप वेस्ट के कंसेप्ट देखिएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से प्रॉब्लम राइज हुई, लेकिन मैं एक चीज़, मेरी समझ ये कहती है कि कैपिटलिज्म का दो डायमेंशन है। एक तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, दूसरा है मार्केट कैपिटलिज्म। जब मार्केट कैपिटलिज्म पे चीज़ें आती है तो एफिशिएंसी बहुत आती है। तो मेरे बच्चे का जो ओरिएंटेशन है, मैं ये रखता हूँ कि आप नेट के बाद क्या करना है, यानी इस सब्जेक्ट में ऐसे वो मेथडोलॉजी हैं, इकोनॉमिक मॉडल है कि हम सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें डाइवर्सन कर सकते हैं। यानी कि हम पढ़ते हैं जर्नली कि 29 का जो क्राइसिस था उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये रही कि वहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, जो लोग चीज़ें अलग अलग प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो ये जो मैं मेन एक सब्जेक्ट का मेरा मूल ये रहता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं, बिल्कुल जीरो से। मैं ये समझता हूं कि वो बच्चा, उसने चाहे मास्टर किया हो, चाहे पीएचडी किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे +2 किया हो, मैं बिल्कुल जहाँ से ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से लेता हूँ। फिर मेरा जो थॉट है उस सब्जेक्ट का, वो थॉट मैं उसके अंदर डालता हूँ। तब जा कर के वो बच्चे नेट कर, तब उनको लगता है लास्ट दिन कि नेट का पेपर देने के बाद कि ये तो 2% ही नहीं है। तो बच्चे नेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब्जेक्ट को समझना बड़ी चीज़ होता है। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं उनमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते होंगे, और कुछ जो होते होंगे वो थोड़ा सा लेवल उनका कम भी होता होगा। तो उन सबको एक साथ मिक्सिंग ऑफ मैचिंग कैसे कर पाते हैं? अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल उनको जीरो से कंसिडर करता हूँ। अब जब मैंने जीरो से कंसिडर कर लिया तो जो इंटेलिजेंट है उसको भी जीरो से लेता हूँ, सबको जीरो से लेता हूँ। रही बात लैंग्वेज की, तो जब आपको लैंग्वेज की तब प्रॉब्लम आती है जब आपको इमेजिनेशन करवाई जाए। मैं ये कहूँ ये स्पीकर है, तो स्पीकर को मैंने दिखा दिया तो आपका वो जो स्पीकर बोलना है, वो वर्ड है, वो लैंग्वेज है, वो आपकी उसमें जो है वो छोटा हो गया। स्पीकर आप समझ गए कि इसको बोलते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट को ऐसे लाइव पढ़ते हैं कि ये वो सब्जेक्ट होता है, तो लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है। तो लैंग्वेज का इतना मैटर नहीं होता। मेरे पास लगभग 80% बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लड़का था जसकरण, इधर हरियाणा में CDLU यूनिवर्सिटी है, तो उसने मेरे को कल कॉल किया तो कहता है, सर वो दिन याद है आपके कि जब मैं आया था और क्लास में आपने नोट्स दिए थे तो वो इंग्लिश में थे, तो मैंने आपको कहा था कि आप सर मैं इंग्लिश में पढ़ नहीं पाऊँगा, तो आपने कहा तेरा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। तो वो बोला कि मेरे को कि मैंने दोबारा कहा सर आपको कि नहीं होगा, तो मैंने कहा कि हो जाएगा। तो फिर उसने दोबारा कहा कि सर नहीं होगा, तो मैंने उसको थोड़ा डांटने की सेंस में कहा कि हो जाएगा। तो वो चुप हो गया और वो कल कह रहा था जी कि हो गया मेरा। तो वो क्या होता है, मेहनत करने से लैंग्वेज मास्टर डिग्री के ऊपर मैटर नहीं करता, चाहे बच्चा किसी लेवल पे आए। मेरी जब इच्छा ये है कि मैं ट्रेंड करूँगा तो उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करता, जब आपकी नीयत अच्छी है तो मेरे लिए बच्चे का ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको नेट के बहाने बच्चे जुड़ने लगे हैं। तो ऐसा इश्यू है। क्या फीसिस आपने रखी हुई है बच्चों के लिए? ऐसा कोई पर्टिकुलर फ़ीस का इश्यू मेरे पास नहीं है। सबसे पहले जब भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, फ़ीस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बताइएगा कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। आप मेरे को, अभी मैंने बात की कि अकाउंटिंग सेंस में बात करते हैं। मैं एक बात तो मेरा ये है कि मार्केट से मेरी फ़ीस कम रहती है, फर्स्ट। दूसरा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे हो तो इकोनॉमिक सेंस में बात कीजिएगा कि प्रोडक्टिव कितना है। हम एक बात एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे पास, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि जिस बच्चे को मैंने ट्रेन कर दिया 5 महीने लगा करके, वो नेट का पेपर दे, वो अचटेट का पेपर दे, वो सीटेट का दे, वो KVS का दे, वो NVS का दे, हरियाणा कॉलेज कैडर का दे, वो PhD का इंट्रेंस एग्ज़ाम दे। आप बच्चों से पता कीजिएगा, आपका रिपोर्टिंग चैनल है तो जो मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता मेरी ज़ुबान से कहूँ, आप उनसे जाके पता कीजिएगा। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूसली 2 बार PhD के एग्ज़ाम में दोनों मेरे बच्चों ने टॉप किया है। अभी NIT में गुड़िया का एडमिशन हुआ तो हमने डिस्कस किया कोलाबरेट बैठ के, तो उसका तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरा हुआ, मैंने ये कहता हूँ कि जब मेरे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है तो वो इतनी अलग अलग कोचिंग के लिए उनको कितनी फ़ीस देनी पड़ती,
और मेरे पास वो एक नॉमिनल सा चार्ज देते हैं। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, कि देना होता इतना और देनी पड़ी इतनी। दैट इज़ हाई प्रोडक्टिव। बात ये है कि जब आप खाना बनाना सीख जाते हैं ना, तो बार बार कोचिंग नहीं लेनी पड़ती, इतना सा बात है। तो फीस में कोई ऐसा नहीं है, अगर जिस बच्चे का प्रॉब्लम है उस बच्चे, बात फीस का नहीं है। मेरे को बच्चा चाहिए कि जिसकी अंदर से ऐसा हो, जैसे मैं घूमता था ग्रेजुएशन में कि मेरे को कोई पढ़ाने वाला मिले, तो ऐसा मेरे साथ कभी कोई हुआ नहीं कि कोई पढ़ाने वाला मिले। तो मेरी एक तड़प रहती थी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे मिले मेरे को। तो फीस का कोई इश्यू नहीं है, वो सेकेंडरी इश्यू हो जाता है, ये ऐसा रहता है। तो अगर फिर भी ये मान ले कि कोई बच्चा अगर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग नहीं है, तो बेहिचक आपके पास आ सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक बात मैं कह रहा हूँ, फाइनेंशियली आप कोई इश्यू नहीं, उस बच्चे की अंदर से तमन्ना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है। अभी आपसे पीछे भी मीडिया से आए थे, तो एक गुड़िया थी, वो खुद फोर्सफुली जा करके मीडिया वालों को कहने लगी कि मैं यहाँ पढ़ी हूँ, मैंने फीस नहीं दी। आपके रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पे भी पड़े हैं। तो ऐसा फीस की बात नहीं है। बात मेन जो बात है, अभी मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मैं यही देखता हूँ उसमें, बात सबसे बड़ी ये है कि तमन्ना है कि नहीं है, अंदर अंदर जिगर में इच्छा है कि नहीं है। अभी मेरे पास एक लड़का आया आसाम से, कल रात पहुंचा 12 बजे। उसका पीएचडी है, उसका नेट भी है, 3 बार नेट है, उसका पीएचडी है। फिर भी वो लड़का आया है, इस आस में आया है कि यहाँ पर मैं वो चीज़ समझ सकूँगा जिसमें जाकर वो मेरे को बोलता कि सर नेट भी हो गया, पीएचडी भी है, लेकिन वो समझ नहीं है जो एक होता है ना, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आपके अंदर एक पिकअप कर जाते हो कि हाँ ये आ गया। जैसे मैं एग्जांपल दूँ एक, कि हम जैसे चाय बनाते हैं ना, तो क्या आप चीनी को उस वेट करके डालते हो क्या कितना डलेगा, लेकिन हम चीनी मीठ चाय बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, और डालते टाइम एक अंदर से इंट्यूशन आता है कितनी चीनी इनफ है। तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है उससे। वो इंट्यूशन सब्जेक्ट का, हर किसी चीज़ का इंट्यूशंस होता है। वो इंट्यूशन जब आपके अंदर आ जाता है, तो सब्जेक्ट आपको ये लगता है कि अब ये किधर भी जाए, बुक्स भी किधर जाए, बुक्स के फंडामेंटल। वो एक हमारे लुकास क्रिटिक है, तो रॉबर्ट लुकास का, तो बड़ा अच्छा कहता है कि जितने भी इकोनॉमिक्स में मॉडल है, ये सारे मॉडल और जितना भी मैथमेटिकल है, ये कोई काम का नहीं है। और ये भी हकीकत है, क्योंकि जो ओरिजिनल इकोनॉमिक्स है दैट कांट बी डिफाइंड, इट्स कैन बी रियलाइज्ड। जो वेरिएबल आगे क्या हैपेंड होगा, वो जो सारे मॉडल है उस पर फ्लॉप हो जाते हैं। और रॉबर्ट लुकास का ही उसने बॉटम लाइन ये लिखी है, और मैं बच्चों से डिस्कस करता हूँ तो लास्ट दिन हम इसी बात पे पहुँचते हैं कि यस, कि जो भी इकोनॉमिक्स में लिखा गया वो इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट कांट बी डिफाइंड बट कैन बी रियलाइज्ड। यस। तो मीन्स हम सिंपल भाषा में हम लोग तो ये समझ सकें कि बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है तो वो फिर उसके लिए इकोनॉमिक्स जैसे ऐसा होगा जैसे वो चाय बनाता है, राइट? बिल्कुल, वो इंट्यूशंस होता है ना, कि कई बार हम देखते हैं कि एक्सपर्टीज हो जाता है। एक तो आप म्यूजिक सीखते हो, एक म्यूजिक सीखते सीखते आपके अंदर से निकलने लग जाता है। तो वो अब्दुल जो आया है आसाम से, वो मेरे को ये कहता है कि जी वो बात नहीं बनी जो अंदर से आता है, दैट्स द इश्यू। वो बन जाए मेरे बच्चों को। और मैं ये चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट का बहुत हालात ख़राब है कि इस सब्जेक्ट को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है इकोनॉमिक्स के अंदर। सब्जेक्ट में बच्चे को ऐसा बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ये सब्जेक्ट मत लीजिएगा। मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश और दिखा देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट बच्चे की लाइफ चेंज कर देगा। अगर इस सब्जेक्ट को बच्चा ले लेता है और एक इतना प्रॉपर समझ से देखता है, तो उसका ना सिर्फ इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और वो सारा कंबाइन करके उसके ग्लोबल लेवल पे इतना वाइड उसका एक्सपोजर होगा, तो दुनिया की चीज़ें समझ आने लग जाएगी। अभी मैं बताता हूँ, मेरे पास अंडर ग्रेजुएट के भी बच्चे आते हैं, जिनमें कुछ 1-2 बच्चों का अभी नेट भी हुआ है, अंडर ग्रेजुएट में बीए के बच्चे हैं, तो नेट भी क्वालिफाई करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं और वो नेट क्वालिफाई किया है, अब जब वो बच्चे का, अभी हालांकि उसकी माइंड की मेच्योरिटी नहीं है, अभी मैंने उसको ट्रेंड किया है। जैसे एक माली होता है, वो एक पौधे के ऊपर कलम चढ़ा के उसको तैयार करता है, लेकिन पौधा खुद नहीं चलता है अभी तक, वो पौधा सिर्फ तैयार हुआ है। तो अंडर ग्रेजुएट बच्चे का माइंड, उसका आप बात करोगे तो आपको बच्चे जैसा लगेगा, लेकिन मैंने उसको तैयार किया तो पेपर क्वालिफाई कर गया नेट का। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जब वो माइंड से मेच्योर होगा और ये समझ उसके अंदर है, तब उसका एक्सपोजर कितना बड़ा होगा। यानी जब वो बच्चा मास्टर डिग्री करेगा और उसका माइंड खुलेगा और वो चीज़ें उसके अंदर है जो ऑलरेडी इनबिल्ट कर दी, जो तैयार कर दिया गया है उसको, अब उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि वो उसका सेल्फ कुछ भी डिसीजन नहीं है, लेकिन जिस दिन उसका सेल्फ डिसीजन होगा तो ये 3 साल के अंदर उस बच्चे में वो चीज़ें डलेगी।
तो मैं सोचता हूँ कि वो जो एक पौधा मैंने लगाया है वो बड़ा लार्ज स्केल पे फ्रूट देगा आगे आने वाले दिनों में। मैं 5 साल बाद आपसे मिलूँगा तो आप देखिएगा कि वो बच्चा कहाँ जाएगा। सो नाइस। सो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस साल आपने 100 नियर अबाउट 98 बच्चों को आपने इस बार कोचिंग दिया। उससे लास्ट ईयर में आपके कुछ शायद 80 स्टूडेंट्स थे आपके पास, उससे पहले कम थे। रेगुलरली ये जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जिस तरह का इस बार आपका रिजल्ट आया है, तो वेरी श्योर इस बार स्ट्रेंथ में भी डबल हो जाने वाली होएगी। तो आपके पास इंक्वायरीज तो होंगी ही सही। तो उन सब इतने सारे बच्चों के रहने के लिए या हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी आप अवेल कराते हैं? आपने 2 बातें कही कि स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, फ़ोन कॉल्स बहुत आ रही। अब मेरा बच्चों के अंदर धीरे धीरे जो बात फैलने लगी है ना, वो जो बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मेरे को ये लग रहा है कि 40% तो ये हैं कि वो रिजल्ट देख के कर रहे हैं। अभी मैं आप आए थे तो रिजल्ट तैयार ही कर रहा था, इवन अभी तक मैं पब्लिश भी नहीं कर पाया हूँ, 2 दिन हो गए हैं क्योंकि सिस्टम में बहुत बिजी है। तो मेरा इतना एस्पेक्ट भी नहीं होता कि मैं चीज़ों को पब्लिक के सामने इतना एक्सपोजर दूँ, लेकिन कई चीज़ें मिनिमम स्केल पे आपको करनी पड़ती है। तो मैं अभी उसको डिटेल में तैयारी कर रहा था कि जिनको देना है वो पब्लिश करते हैं उनको, तो उसका सारा रोल नंबर फ़ोटो वगैरह उनको मैं अभी हैंड ओवर कर दूंगा। तो मेन जो चीज़ मैंने ये देखी है कि कितने स्ट्रेंथ होगा कितना नहीं होगा, वो तो मेरा जो एक ग्रुप है डिसीजन मेकिंग का, तो मिलके डिसीजन लेंगे। और रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल का हम एक लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं, और अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका हमारा अरेंजमेंट हमारे पास है। इन फ्यूचर हमारा अरेंजमेंट चल रहा है, वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है। तो ये जो अभी 77 बच्चों का जो अभी क्लियर हुआ है, और पहले भी लास्ट ईयर 64 बच्चों का क्वालिफाई हुआ था, तो क्या विजन है उन बच्चों के लिए? वो आगे जाके किस तरह का परफॉर्म कर पा रहे हैं या करेंगे? मेरे एक भाई हैं जो प्रोफेसर भी हैं अभी, गुरनाम चंद, तो मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ और वो भी मेरे को कहते हैं कि ये जो बच्चे अपने अपने बच्चे निकल रहे हैं, उनके लिए अब हम बहुत जल्दी एक अलुमनाई मीट करेंगे, और उनसे हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ है कि अगर इन बच्चों को हमने नेट करवा दिया तो ये करने के बाद इनका डायमेंशन अभी भी पूरा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों से मैं अकेला कुछ जनरेट नहीं कर सकता हूँ। हम इस सब्जेक्ट को अगर रिवाइव कर पाएंगे तो मेरे बच्चे बन गए हैं उस लेवल के, तो आगे आने वाले दिनों में मेरे माइंड में ऐसा कंसेप्ट है कि हम एक टीम वर्क तैयार करेंगे जिसमें अलग अलग लेवल पे बच्चे हैं जिनका जैसा लेवल है एक डिसीजन में जो पढ़ाने में, उनमें हम एक लार्ज स्केल पे जाएंगे और उन बच्चों का हम बहुत जल्दी उनको एक टेबल पे लाने वाले हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा हमारे से निकला है वो आगे, उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, अभी तक तो मल्टीप्लायर चल रहा था, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो मल्टीप्लायर वर्क करता है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डिमांड बढ़ता है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपने आप होने लग जाता है, उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो ये जो मेरे बच्चे हैं ये एक्सेलरेटर का काम करेगा, और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर बन के क्या ग्रोथ होगा और क्या इस सब्जेक्ट के प्रति डायमेंशंस फैलेगा, उसका विज़न मेरे माइंड में है। कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि देखिए हमने वेस्ट में पढ़ा है रूजवेल्ट के टाइम कि पीपल्स गिव्स टू सोसाइटी। अगर सोसाइटी, मेरा ये कंसेप्ट है, मेरी ये समझ है, अगर सोसाइटी अच्छा होगी तो मैं बेहतर होऊंगा, सोसाइटी को मैं कुछ दूं तो मैं बेटर होऊंगा। ये कंसेप्ट इंडियन थॉट में भी, इंडियन एंशियंट इंडिया पढ़ के आप देखिएगा यही थॉट होता है। तो पीपल्स गिव्स टू फ्री सर्विस, वेस्ट के अंदर तो ये कंसेप्ट है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे कल को जिस डायमेंशंस पे जाएंगे एंड ये सब्जेक्ट में लोग प्रेम करेंगे। देखिए जब तक इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट माइंड में नहीं बैठेगा बच्चे के, तब तक हमारा ओरिएंटेशंस इकोनॉमी में, एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चे बोलते हैं, आपने सुना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, ऐसा सुनते हो। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आपने ये कपड़े ड्रेस डाल रखे हैं, माइक हैं आपके पास, सब हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, कितना गवर्नमेंट ने दिया है इसके अंदर से? नहीं दिया है ना। लेकिन पब्लिक क्रिएट्स इट्स, तो हमें ये कंसेप्ट जनरेट करना पड़ेगा कि वी कैन क्रिएट, लेकिन उस कैसे क्रिएट करें, कहाँ से क्या मैकेनिज्म लगाएं, वो चीज़ इकोनॉमिक्स में है। इज जस्ट लाइक ए ओशंस एंड सो ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ कि मालिक ने एक डायमेंशन दी कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ पाया। तो अभी
जो कंट्री की, देखिए हो गया वो सब कुछ आपने बताया, और भी बच्चों का, जो आपके बच्चे अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर, एक आध बच्चे से हम लोग थोड़ा सा अभी कुछ पूछ सके। एक बच्चा था तो वो अभी सत्संग में कहीं गया हुआ था। अच्छा, ओके। बड़ा सीधा साधे, तो अभी वो आया था तो उसने अपना रिजल्ट भी चेक नहीं किया था। तो पहले मेरे को लग रहा, मैंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के अंदर मैंने 76 बच्चों का बोल दिया था। तो अभी वो आया तो आ करके मैं चाय बनाई तो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सोनी तेने रिजल्ट देखा है? तो क्योंकि वो सत्संग में था तो उसका फ़ोन वगैरह बंद कर देते हैं 5-6 दिन के लिए। तो कहता है जी अभी देखा है, मैं मार्केट से आया तो कहता है जी अभी देखा है और मेरा भी हो गया है, तो जनरल कैटेगरी में। तो इसलिए मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि ये 77 हो गए हैं टोटल। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। चलिए, मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। अब जब इतना डिस्कस हम कर ही रहे हैं, तो ये जो आप इकोनॉमिक्स से हैं, देखिए मैं तो उस सब्जेक्ट से ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन जैसे मैं थोड़ा बहुत जाना अभी, तो ये जो आजकल कंट्री की इकोनॉमी जो नॉर्मली नॉलेज में आ रही है कि डाउन चल रही है, तो उसके बारे में भी आपकी कोई राय है? हाँ जी, ऐसी बात नहीं है कि इकॉनमी ठीक है। ऑफिशियल डेटा हमें शो कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो सेकंड क्वार्टर का है वो 4.5 रहा है। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डिमोनेटाइज था उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, जीएसटी का भी इतना। लेकिन जो ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, मेरी समझ ये कहती है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन इकॉनमी के अंदर। स्ट्रक्चरल ऐसे समझें कि एग्रीकल्चर में अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन एम्प्लॉयबिलिटी है वो एग्रीकल्चर में है। और जब से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से अगर हम देखें, अभी 2016 की जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसका हम देखें तो नियर अबाउट 80% मार्जिनल और स्मॉल फार्मिंग हो गई। यानी कि उनके 1 हेक्टेयर के आर पार ज़मीन है, यानी 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है। और सबके पास आप जा कर के देखिएगा ट्रैक्टर हैं, सारे कैपिटल। यानी मेरे कहने का मीनिंग हो गया कि वो 2 एकड़ की ज़मीन कैपिटल इंटेंसिव हो गई। सीड्स का प्राइस बहुत हावी है, लेकिन जो खेती करने का जो एकड़ है वो बहुत छोटा हो गया, फार्मिंग छोटी हो गई। एक चीज़ ये देखें तो उससे क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी गिर गई है। मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि जो करंट का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कोई आज राइज हुआ है ऐसा नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो गया ऐसा नहीं। दो चीज़ें मेन है, एक तो हमें इंडस्ट्री को समझना चाहिए, एक हमें एग्रीकल्चर को समझना चाहिए। पहले हम एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर की वजह से ये डाउन इसलिए लग रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर जितने तक हमारे ये 60s से जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके और काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। लेकिन अब 80% मैंने आपको बताया कि मार्जिनल फार्मिंग हो गई, स्मॉल और मार्जिनल। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि और हर किसी के पास कैपिटल हो गई, यानी कैपिटल का मीनिंग मशीनरी हो गई। अब 2.5 एकड़ वाला, एक आम आदमी की लैंग्वेज में कहें, 2.5-2 एकड़ वाले के पास ट्रैक्टर है। अब एक ट्रैक्टर आपके 40-50 एकड़ में काम चल सकता है। अब 2 एकड़ वाला आपका ट्रैक्टर लिए खड़ा है, उसके पास हैरो है, उसके पास सारे इक्विपमेंट है, तो महंगा पड़ेगा, कॉस्ट महंगी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट महंगा पड़ेगा, तो इनकम तो उसकी वहाँ चली गई। तो वाजिब सी बात है उसकी परचेजिंग पावर गिर गई। परचेजिंग पावर गिरने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहा है। तो आपने देखा होगा कि अभी पीछे रिपोर्ट आई थी कि पार्ले का जो बिस्किट है उसकी डिमांड कम हो गई, जो 5 रुपए का आता है। इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जो पिछले 15 साल में जो इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? उसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी नहीं है। जैसे मैं पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहा हूँ और पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट लोगों के पैसों से कब तक एमएसपी हाई देगा? लेकिन प्रॉब्लम है कि किसान की प्रोडक्टिविटी गिर गई। आप एक फ़ोन खरीदते हो, एक बार 1000 का होता है, दूसरी बार वो 900 रुपये का आ जाता है। हर चीज़ प्राइस डाउन जाते हैं। गेहूँ का प्राइस अगर आप देखो तो हर टाइम वो आपको इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन आप गवर्नमेंट अपने साइड से, अब डेमोक्रेसी है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन मैं मेन सेंस आपसे ये देख रहा हूँ कि वह प्रोडक्टिविटी गिर गई, उसकी वजह से उनका जो इनकम है वो गिरता जा रहा है। तो हमें गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट भी कर रही है, देखिए हमारी इकॉनमी के अंदर एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे आपके एकड़ ज़मीन है तो आप कोई लेसिस बनाएं, एलईडी लाइट बनाएं, आप कोई इतनी चीज़ें हैं वो बनाएं, कोई इन्वर्टर की बैटरी बनाएं, तो आपकी फार्मिंग होगा। वो जब एक आदमी खेत जोतेगा, आपकी ज़मीन मान लीजिए मैंने लिया, उसका ज़मीन मैंने लिया, तो मेरे पास 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन हो गई। अब मेरे पास 2 ट्रैक्टर इनफ है, मैं ड्रोन से स्प्रे करूँगा, मेरी कॉस्ट बहुत कम बैठेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आईफोन अगर यूज़ करते हो तो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो लार्ज स्केल पे फार्मिंग होगी तो एग्रीकल्चर के अंदर जो मशीनरी वगैरह है उसका यूज़
एफिशिएंट यूज़ होगा तो कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट कम हो गई और वाजिब सी बात है जब लार्ज स्केल पे खेती करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसी को प्रॉफिट कहते हैं कि आपकी कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। तो प्रॉफिट तब किसान का बढ़ेगा और उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और इकॉनमी में अप जाएगा। इतनी तक आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो इस कंट्री में हमेशा सप्लाई साइड की प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डिमांड साइड की प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये जो एग्रीकल्चर का मैंने बात किया और उसका से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट का। दूसरा अगर मैं आपसे बात, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट भी कर रखी है, जैसे आप देखो कि ये मुद्रा योजना है, गवर्नमेंट उनको फाइनेंसिंग दे रही है, और भी बहुत योजना है। तो दूसरा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टिनिटी बहुत है। जैसे देख रहे हो ट्रेड वॉर चल रहा है और अमेरिका का सेंट्रल एशिया के अंदर जो अभी बैलेंस है वो सही नहीं बना हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पे एक अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी की वजह से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे। आप देख रहे हो ना कि अगर आपके पास आज 1 लाख रुपया है, आप किसी को अगर देना चाहोगे तो वो आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब अब इकोनॉमी में पैसा तो बहुत है लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, उस वो इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट हो गया। यानी आपके पास पैसा तो है, कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट डाउन आ गया है। हम जनरली ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो इकॉनमी बढ़नी चाहिए, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट भी डाउन है और इकॉनमी नहीं बढ़ रही। इसका मीनिंग है कि एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होने की वजह से, ग्लोबल लेवल की ग्लोबल सिनेरियो की वजह से एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि करंट का जो सिचुएशन है वो कोई पॉलिसी और ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कोई स्लो डाउन है। जैसे ग्लोबल लेवल पे चीज़ें ठीक होगी और एग्रीकल्चर में एक लार्ज स्केल पे लोगों को निकालना पड़ेगा तो इंडियन इकॉनमी के अंदर बूस्ट मिलेगा। और थोड़े टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये स्लो डाउन है, कोई ऐसा रिसेशन नहीं है, स्लो डाउन है, और वो ग्लोबल लेवल का इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये इस सेंस में बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच नवीन जौहर जी। और हम चाहेंगे कि आप जो जिस तरह के रिजल्ट्स आप दे रहे हैं ऐसे ही रिजल्ट्स आप रेगुलरली और भी आगे देते रहें और बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट्स का भविष्य ऐसे ही बनाते रहें। इसके साथ ही मैं वो चाहूँगा आपका जो भी, हाँ जी बताइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं तो रिजल्ट देने वाला कौन हूँ, मेरे बच्चों की मेहनत है और गॉड की ब्लेसिस है कि जो वो चीज़ें मिलती है, सब मिल के काम करते हैं। ऊपर से मालिक अगर अच्छा चाहता है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी मेरे लिए रिजल्ट को ये क्वालिफिकेशन कर जाना ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए रिजल्ट उस सिखाने में ही आ जाता है। मेरे को पता है जिस बच्चे का अभी नहीं भी हुआ है ना, तो भी मेरे को पता है उसकी समझ कितनी है। लेकिन ये नेट होना, उसको मैं एक नॉमिनल वेरिएबल बोलता हूँ। तो दुनिया में नॉमिनल वेरिएबल भी ज़रूरत होता है लेकिन रियल वेरिएबल से ज़्यादा नहीं। तो ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को समय दिया। इसके अलावा वो आपके जो कोई स्टूडेंट अभी हो तो उन्हें ज़रा भेज दीजिए, ज़रा हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। आइए सर 2 मिनट प्लीज़। आप बात कर लीजिए। आ जाओ।